आश्चर्यजनक खेल शुरू करती है। इसके अस्त होते ही हमारे ग्रह पर अंधेरा छा जाता है। रात का आकाश देखने में सुंदर किंतु रहस्यमयी है। इस आकाश में ग्रह और तारे अटखेलियां करते हैं। परिसर से संबंधित है जो हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा को बनाते हैं। हमारी आकाश गंगा एक सर्पिलाकार मंदाकिनी है जो 1,50,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है। हमारे इस मंदाकिनी में लाल रंग के धूल का गुब्बारा तारों की जन्मस्थली है। इस मंदाकिनी में विभिन्न विभिन्न रंगों के तारे दिखाई देते हैं। ये रंग इनके तापमान को प्रदर्शित करते हैं। लाल रंग का तारा कम तापमान को प्रदर्शित करता है। नारंगी और पीला उससे ज्यादा तापमान तथा नीला और सफेद सबसे गर्म तारा होता है। इस आकाश गंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है और इस सौरमंडल में नीला ग्रह जो जीवन को संजोए हुए है। पृथ्वी जिस पर जल के सागर और ऑक्सीजन युक्त वातावरण है। एक अपरिभाषित घनत्व वाला बिंदु था। हमारे ब्रह्मांड का जन्म एक अविश्वसनीय गति से फैलने वाली ऊर्जा के गर्भ में किसी बिंदु के विस्फोट से एक सेकंड के छोटे अंश के बाद ऊर्जा ब्रह्मांड के पूरी कण के रूप में बदल गई। क्वार्क नामक छोटे कणों ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण किया। यह पहले परमाणु बनने के लिए इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुक्त होते हैं। परमाणु बदले में तारे और आकाश गंगाएं बनाते हैं। मजा आ रहा है ना? देखो आज से 4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल का भी निर्माण हुआ था।
आइए देखते हैं इस प्रक्रिया को, जहां हमें सूर्य और बृहस्पति बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। समय के साथ साथ हमारा सौरमंडल परिपूर्ण हो जाता है, जिसमें 8 ग्रह के साथ 12 ग्रह, ग्रहिकाएं तथा असंख्य धूमकेतु हैं। पृथ्वी जीवनदायिनी ग्रह ये पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र स्थान है जहां जीवन मौजूद है। पर जीवन कहां से आया? इसके कई सिद्धांत हैं, पर हम मान के चल रहे हैं कि जीवन की मौलिक इकाई कहीं दूर से चलकर आई होगी। तथा हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरी होगी। जहां सूर्य के प्रकाश, जल और अन्य तत्वों की उपस्थिति में पहले एक कोशीय जीव का जन्म होता है, फिर कोशिका विभाजन से बहुकोशीय जीव का जन्म होता है, और फिर इंसान का जन्म होता है। जब से मानव जाति पैदा हुई तब से विस्मय भरी ढेर सारी तंत्र कथाएं रचाई जाती रही। हमारे पूर्वजों को नक्षत्र मंडल का अच्छा ज्ञान था। धीरे धीरे प्राथमिक अवलोकनों से कुछ सरल पद्धतियां ज्ञात हुई, जिनके माध्यम से सबसे पहले कैलेंडर बनाए गए। वार्षिक श्रृंखलाएं समझे जाने पर कृषि और बस्तियों का निर्माण हुआ और पुरानी संस्कृतियां विकसित हुई। उसी दौरान आकाश के पहले मानचित्र बनाए गए, इसमें चमकदार तारों को राशियों में बांटा गया। इन मानचित्रों ने नव संचालन को बढ़ावा देकर अन्वेषण और व्यापार का विकास किया। लेकिन पहले खगोलविदों को आकाश में दिख रहे ग्रहों को बनाए रखने वाली संरचनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन पहले खगोलविदों का दृष्टिकोण दंत कथाओं से जुड़ा हुआ था। प्राचीन यूनानियों ने अपने दिमाग खगोल विज्ञान को दंत कथाओं से अलग करने की दिशा में पहले कदम उठाए थे। उन दिनों के बुद्धिजीवियों जैसे पाइथागोरस, एराटोस्थेनेस, अपोलोनियस तथा टॉलमी आदि ने वैज्ञानिक रूप से खगोल विद्या पढ़ाई और खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी के लिए प्रणालियां भी बनाई। हमारे ग्रह के चारों ओर खगोलीय पिंडों के विचरण देखकर प्राचीन ग्रीक खगोलविदों ने भू केंद्रित प्रणाली बनाई, जिसके ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी थी। अरिस्टार्कोस
पहले यूनानी खगोलविद बने जिन्होंने सूर्य केंद्रित प्रणाली प्रस्तावित किया, पर उनकी राय कई शताब्दियों तक नजरअंदाज की गई। 16वीं शताब्दी में ही कोपरनिकस और केपलर जैसे खगोलविदों ने एरिस्टार्कुस के मत का समर्थन किया। डेनमार्क के टाइको ब्रेहे के अवलोकनों को गणित के साथ बुनने पर सौर केंद्रित प्रणाली प्रबल हो उठी। इस प्रणाली के अनुसार पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं। परंतु सन 1609 में खगोल विज्ञान में वाकई क्रांति हुई, जब गैलीलियो पहले खगोलविद बने जिन्होंने दूरबीन को आकाश की ओर मोड़ा। ऐसा करने से उन्होंने ज्ञात ब्रह्मांड की सीमाओं को बढ़ाया और हमेशा के लिए पुराने भू केंद्रित सिद्धांतों को मिटा दिया। आजकल वायुमंडल के बाहर जिन तरंगों में वातावरण पार करने की क्षमता मिली है, ये अंतरिक्ष के विस्फोटों तरंगों का निरीक्षण कर ब्रह्मांड को साफ चित्रित कर सकते हैं। गैलीलियो की दूरबीन ने हमें बृहस्पति के उपग्रह यहाँ से लेकर अबर अंतरिक्ष दूरबीन तक टेलीस्कोप की एक पीढ़ी में नए दृष्टिकोण रखते हुए हमारे सिद्धांतों को चुनौती दी। धीरे धीरे हम समझने लगे हैं कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं, बल्कि एक विशाल प्रतिकूल विश्व के एक कोने में स्थित हैं। फिलहाल हम जानते हैं कि सूरज एक औसत कोना तारा है जिसका आकार 15 लाख किलोमीटर से थोड़ा सा कम है और पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूरज एक गैस का गोला है, इससे केंद्र में तापमान और दबाव इतने अधिक है कि हाइड्रोजन का नाभिकीय संयन अथवा न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया से हल्के पदार्थ घनी पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होकर अंतरिक्ष में फैलती है। यह ऊर्जा पृथ्वी को गर्मी प्रदान कर पोषण करती है तथा समुद्र एवं भूखंडों पर सभी जीव जंतु आश्रय ले पाते हैं। कभी कभी सूरज की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित होकर धब्बा अर्थात सनस्पॉट बनाते हैं। इनमें ऊर्जा संचित होकर बड़े बड़े विस्फोटों के माध्यम से अंतरिक्ष में निकलती है। ये हैं सौर ज्वालाएं। सौर ज्वालाओं के साथ ऊर्जा युक्त कण भी निकल सकते हैं। यह कण कभी कभी पृथ्वी तक पहुंचते हैं और दूरसंचार को अस्त व्यस्त कर उत्तरीय प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सूरज का सबसे करीबी ग्रह है बुध। बेहद पतले वातावरण वाला एक जीवनहीन प्रदेश हजारों क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के टकराव से उसकी सतह गड्ढों से भरी है। सन 2004 में वैज्ञानिकों ने बुध की निगरानी के लिए मैसेंजर नामक अंतरिक्ष यान भेजा। इस यान ने हमें बुध में बहुमूल्य विवरण और सतह के स्पष्ट चित्र भी प्रदान किए हैं। शुक्र आकार में लगभग पृथ्वी जैसा ही है, पर उसका वातावरण ग्रीन हाउस गैस और सल्फ्यूरिक एसिड से भरा है। इस वजह से उसकी सतह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस
तक उठ जाता है। शुक्र पर प्रचंड भूगर्भीय प्रक्रियाएं होती हैं। अत्यधिक लावा प्रवाह उसकी सतह को निरंतर परिवर्तित करता रहता है। शुक्र की सतह हर 10 करोड़ सालों में इन प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत की जाती है। सूरज से बाहर निकलते हुए तीसरा ग्रह है पृथ्वी, जिस पर जल के सागर और ऑक्सीजन युक्त वातावरण है। चंद्रमा हमारा सहज उपग्रह है। वह आकार में पृथ्वी से 4 गुना छोटा है और उस पर वातावरण नहीं है। बुध ग्रह की तरह चंद्रमा की सतह भी गड्ढों से भरी है। सौर मंडल की रचना के समय हुए 1000 टकरावों के परिणाम है ये गड्ढे। चंद्रमा एकमात्र खगोल पिंड है जिस पर मानव ने कदम रखा है। हमारे सौर परिवार का चौथा ग्रह मंगल, जो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जब मंगल पृथ्वी से सबसे नजदीक आता है तब हमसे वो 7 करोड़ किलोमीटर दूर होता है। पिछले 40 सालों से वैज्ञानिक मंगल की नियमित जांच करते आए हैं और अब हमने उसके कई रहस्यों को जान लिया है। हमने दूर से उसके सतह के नक्शे बनाए हैं, जिस पर कई गड्ढे, विशाल विलुप्त ज्वालामुखी और गहरी घाटियां हैं। काफी समय पहले इस लाल ग्रह पर लगभग यकीनन जल था। सतह के नीचे छोटे पैमाने में ही अब उधर जल बचा हो सकता है। हो सके वहां कहीं सरल जीव हो। रिमोट से चलती छोटी गाड़ियों द्वारा वैज्ञानिक मंगल की खोज में लगे हैं। मंगल भविष्य में उनके मानव युक्त मिशनों का अगला लक्ष्य भी बनेगा। बृहस्पति है सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह। इसकी चौड़ाई पृथ्वी से 11 गुनी है। उसका वातावरण, जो ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है, बेहद घना और गतिशील है। हम आसानी से पहचान सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा चक्रवाती तूफान है, आकार में पृथ्वी से दोगुना और जो सैकड़ों सालों से सक्रिय है। बृहस्पति के विभिन्न उपग्रहों में 2 उपग्रह हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यह यूरोपा, जिसकी बर्फीली सतह के नीचे बड़ा जलयुक्त सागर है। आयु, जिस पर कई ज्वालामुखी और लावा प्रवाह है। आलीशान वलय वाला शनि ग्रह शायद सौर प्रणाली का सबसे शानदार ग्रह है। शनि के छल्ले पत्थर और बर्फ के टुकड़ों से बने हैं, जिनमें अधिकांश इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण चकनाचूर हुए पुराने उपग्रह के टुकड़े हैं। शनि के उपग्रहों में से एक टाइटन दिलचस्प है। वैज्ञानिकों ने जाना है कि उसके वातावरण में कार्बनिक पदार्थ है तथा सतह पर तरल मीथेन तालाब है। अगला ग्रह है यूरेनस या अरुण ग्रह। इसके भी बड़े छल्ले हैं, पर शनि के जैसे चमकदार नहीं।
सौर प्रणाली का सबसे बाहरी ग्रह है नेपच्यून अथवा वरुण ग्रह। यह अरुण ग्रह की तरह ही दिखता है, पर इसका वातावरण बहुत ज्यादा सक्रिय है। वरुण ग्रह के पार एक प्रदेश है जहाँ बौने ग्रह जैसे प्लूटो अथवा एरिस, मैक्रोमेट्रो और मोनियो एक बड़ी मेखला में स्थित है। ये बौने ग्रह इनके सैकड़ों अज्ञात साथी तथा हजारों छोटे छोटे पिंड सौर प्रणाली की सीमा पर कैपल बेल्ट नामक एक बड़ी मेखला में स्थित है। सौर प्रणाली में अंदर की ओर मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रोनॉइड बेल्ट में भिन्न भिन्न आकार और प्रकार के हजारों क्षुद्र ग्रह हैं। अंतरिक्ष यान इनमें से कुछ के पास गए हैं और उनके विस्तृत अध्ययन किए हैं। एरोस नामक क्षुद्र ग्रह पर एक यान उतरा भी और उसकी सतह की विश्लेषण किया। सौर प्रणाली के आखिर में बर्फ और धूल से बने खगोलीय पिंड भी हैं, जिन्हें हम पृथ्वी से कभी कभी धूमकेतुओं के रूप में देखते हैं। अतीत में लोग मानते थे कि धूमकेतुओं के आगमन विनाश और राजनीतिक हलचल के सूचक थे। तारे विभिन्न आकार के अलग अलग किस्म के होते हैं, पर उनमें से कोई भी हमेशा अकेले नहीं रहता है। उनकी आयु लाखों साल, हजारों सालों के बीच होती है। उनके इधर समाप्त हो जाने पर मुरझा जाती है। अक्सर उनकी मृत्यु प्रचंड रूप से होती है और उनके अवशेष होते हैं अजीब श्वेत कौमे तारे, न्यूट्रॉन तारे अथवा कृष्ण रिवर या ब्लैक होल्स। तारे आमतौर पर झुंडों में पाए जाते हैं, जो दो तरह के होते हैं, गोलाकार झुंड तथा खुले झुंड। गोलाकार झुंडों में तारे गुरुत्वाकर्षण से संगठित गेंद के रूप में केंद्रित रहते हैं। झुंड के अंदर तारे कहाँ-कहाँ स्थित हैं, इस जानकारी से हम तारों की उम्र की पता लगा सकते हैं। इससे खगोलविद इनके इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ये झुंड गैलेक्सीज के अंदर सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कुछ बड़ी बड़ी सर्पिलाकार आकाशगंगाओं में 30,000 तक गोलाकार झुंड निवास करते हैं। खुले झुंडों में कम तारे पाए जाते हैं और वे सब एक ही आयु वर्ग के होते हैं। खुले झुंडों के तारे गुरुत्वाकर्षण से उतने बड़े नहीं होते हैं। आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाते वक्त अन्य झुंडों या फिर गैस बादलों के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऐसे झुंड अपने तारों को खो देते हैं। अधिकतर खुले झुंड कुछ करोड़ साल तक ही बने रहते हैं। तारों के बीच स्थित धूल और गैस के विशाल बादल, जिन्हें हम निहारिकाएं कहते हैं, इन निहारिकाओं की गैस में शामिल है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनिक गैसेस। निहारिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: रिफ्लेक्शन अथवा बिंबित निहारिकाएं, एमिशन अथवा उत्सर्जन निहारिकाएं तथा डार्क अथवा श्याम निहारिकाएं। अगर परिस्थितियां सही है तो ये बादल अपने गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ते जाते हैं, जब तक कि न्यूक्लियर फ्यूजन से सुलग कर नए तारे जन्म ना ले लें। सृष्टि की यह महान क्रीड़ा आज तक चल रही है। लाडो लाडो ग्रहीय निहारिकाएं एक तरीके की उत्सर्जन निहारिकाएं हैं। हमारे सूरज की तरह के तारे जब विकसित हो अपनी बाहरी परतें खोकर सफेद बौने तारे बन जाते हैं, तब ऐसी निहारिकाओं की रचना होती है। सुपरनोवा के अवशेष एक अन्य प्रकार की
निहारिकाएं होती हैं जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष को जीवन के लिए अनिवार्य भारी पदार्थ से समृद्ध बनाती हैं। ये अवशेष भारी तारों के असाधारण अंत की आखिरी निशान है। आ जाओ, आ जाओ। अब हमारे बीच में आ रहा है ब्रह्मांड का राक्षस। हम इंसान भोजन के रूप में फल, फूल, रोटी, चावल खाते हैं, किंतु ये महादानव तारे और ग्रह को धूल में बदलकर निकल जाता है, समय को भी धीमा कर देता है। इस ब्रह्मांड के राक्षस का नाम है ब्लैक होल। इससे प्रकाश भी भाग नहीं सकता है और अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही यह इस तरह का सब कुछ कर पाता है। ये पास आने वाले सभी पदार्थ निगल लेते हैं और इस प्रकार अपना भार बढ़ाते हैं। ब्लैक होल में पड़ने वाले पदार्थ उनके चारों ओर एक अनुवृत्ति मंडल बनाते हैं। इस मंडल में तापमान और गतिक ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि इससे एक्स रे और गामा किरणें निकलती हैं। धीरे धीरे हम ब्रह्मांड की गहराइयों में जा रहे हैं। यहाँ दो बाइनरी तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए करीब आ रहे हैं। इस नजदीक आए तारों के बीच अचानक जोरदार टक्कर होता है, जिसका परिणाम प्रचंड सुपरनोवा विस्फोट होता है। इनसे भी वेले लेकिन अधिक प्रभावशाली है दो ब्लैक होल का टकराव। ये ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड प्रक्रिया है और इनसे कल्पनातीत मात्रा में अनोखी ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण विकिरण के रूप में निकलती है। हर ब्लैक होल का एक सीमा होता है, जिसको पार करने के बाद प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता है, जिसको हम कहते हैं इवेंट होराइजन। देखिए, एक तारा इस इवेंट होराइजन को पार करते ही धूल में बदल के इसमें समा जाता है। देखो आराम से, देखो पहले समझो। हमारे आकाश गंगा में बहुत सारे ब्लैक होल हो सके उसमें एक सूर्य का भी पीछा कर रहा हो, और एक दिन ऐसा आए तो सूर्य से हम लोगों को भी निकल जाए। शांत दिखने वाला हमारा ब्रह्मांड चारों तरफ खतरों से भरा पड़ा है, तो अचानक क्या हो जाए? हमारी सबसे नजदीकी मंदाकिनी एंड्रोमेडा बड़ी तेजी से ही हमारी आकाशगंगा की तरफ आ रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि इसका जोरदार टक्कर हमारी आकाशगंगा से होगी। वैसे तो मंदाकिनियों की ज्यादातर टक्कर खाली चली जाती हैं, किंतु यदि कहीं ये टक्कर आमने सामने की हो गई तो चारों तरफ विनाश हो जाएगा, एक महाप्रलय होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा।
का इत्र समाप्त हो जाएगा। यह एक विशाल काय लाल रूप धारण करेगा और इस दौरान अपनी मृत्यु को जाता सूर्य पृथ्वी को निगल जाएगा। अपने अंत के साथ हम लोगों का भी अंत करेगा। हम इंसान अपने गलत कार्यों से अपनी पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहे हैं। हमारी धरती बुखार से पीड़ित है और हमें इसके लिए दया भी नहीं आ रही है। हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह पृथ्वी एक मृत ग्रह बन जाए और हम सबका विनाश हो जाए। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आइए हम सब मिलकर पेड़ बचाएं, पेड़ लगाएं और अपने इस प्यारे ग्रह पृथ्वी को बचाएं।